सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 जिसका पाठ 15 नीलकंठ का शेष भाग पढ़ेंगे। इससे पूर्व हमने पढ़ा था कि महादेवी वर्मा ने मोर के जोड़े को खरीदकर अपने चिड़ियाघर में पहुंचा दिया और सबसे पहले तो उसने दोनों को अपने कमरे में रखा, लेकिन वहां कमरे के गेट हर समय बंद रखने पड़ते थे क्योंकि उसकी जो बिल्ली थी चित्रा वह अभी उनसे परिचित नहीं हुई थी, इसलिए वह उन मोर के बच्चों को मार सकती थी। इसलिए कमरे का दरवाजा हर समय बंद करना पड़ता था। अंत में महादेवी वर्मा ने एक जाली का जो बड़ा घर था जिसमें लगभग उनके सभी जीव जंतु वहां रहते थे, उनको पकड़कर बड़ी मुश्किल से वहां पहुंचाया। यहां तक हम पहले पढ़ चुके थे। आज हम इसके आगे से पढ़ेंगे। देखिए, दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कौतूहल जगाया, कौतूहल यानी आश्चर्य, जैसा नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक। अर्थात जब दोनों मोर और मोरनी का जो जोड़ा था, उन जोड़े ने घर वालों में यानी कि वहां रहने वाले चाहे जीव जंतु हो या कोई व्यक्ति विशेष हो, सब में इतना आश्चर्य जगाया जिस प्रकार किसी घर में कोई नववधू शादी करके आती है और उसका जिस प्रकार स्वागत होता है, वैसा का वैसा स्वागत उन मोर के जोड़े का किया गया। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू की रागिनी अलापने लगे, यानी कि बहुत प्रसन्न नजर आने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। उनकी गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। भूचाल, भूखंड, जिस प्रकार चारा का सारा घर चलायमान हो गया, हिल जाना भूकंप की तरह। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंग में था जैसा इल्ली से तितली का बनना। मोर के सिर की कलंगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई। गोल आंखों से इंद्रनी की नीलाभ द्युति झलकने लगी, यानी नीली ग्रीवा, नीली गर्दन, लंबी नील हरित ग्रीवा, ग्रीवा यानी गर्दन, लंबी और नीली और हरी उसकी गर्दन हो गई। भंगिमा में धूप छाई तरंगे उठने और गिरने लगी। दक्षिणी वाम दोनों पंखों में सलेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगा। पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं से इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे। रंग रहित पैरों की गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन
ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता यानी सुंदरता सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। अर्थात जो जो मोर बड़ा हुआ वह एकदम बिल्कुल सुंदर मोर, बहुत ही अच्छा वो बन गया। उसको देखकर बहुत अच्छा लगता था। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाई गर्दन, हवा में चंचल कलंगी पंखों की श्याम श्वेत पत्र लेखा मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। अर्थात मोरनी का विकास भी हुआ, लेकिन मोर का जितना चमत्कारिक नहीं हुआ। अर्थात मोर जितना सुंदर होता है उतनी सुंदर मोरनी नहीं होती। अर्थात उसका भी विकास उसके जैसे हुआ, लेकिन जितना मोर का हुआ उतना नहीं हुआ। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ। अर्थात उसकी नीली गर्दन होने की वजह से उसका नामकरण हुआ नीलकंठ, और उसी नामकरण के आधार पर हमारे पाठ का नामकरण भी नीलकंठ हुआ। और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। अर्थात आपके पाठ्य पुस्तक में प्रश्न पूछा जा सकता है कि मोरनी का नाम तो क्या था और मोर का नाम क्या था। तो मोर का नाम नीलकंठ और मोरनी का नाम राधा। मुझे स्वर ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। देखिए, लेखिका कह रही कि मुझे ये पता नहीं कब हुआ, लेकिन चिड़ियाघर के अंदर जितने भी जीव जंतु पक्षी थे सब ने मोर को अपना सेनापति नियुक्त कर लिया। अर्थात जिस प्रकार पूरा सेनापति अपनी पूरी सेना की रक्षा करता है, देखभाल करता है, उसी प्रकार प्रतिदिन सवेरे से शाम तक मोर सभी जीव जंतुओं की सुरक्षा का ध्यान रखता, क्योंकि उसे सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर दिया था। सवेरे से ही वह सब खरगोश कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता। देखिए, सबको वो आगे आगे सबको लेके जाता जहां जिस स्थान पर उनको दाना मिलता, और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचु प्रहार से उसे दंड भी देने के लिए दौड़ता। अगर कोई जीव जंतु कोई गड़बड़ करता, कोई गलती करता, तो मोर उसको दंड भी देता, अपनी चोंच चुबोकर उसे दंड भी देता और सबका ध्यान भी रखता। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था, और जब तक वे आर्त क्रंदन न करने लगते, आर्त क्रंदन यानी दर्द से चीखने न लग जाते, तब तक वह उन्हें अधर में लटकाए रखता। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णवेधन संस्कार हो जाता। कर्णवेद संस्कार एक संस्कार होता है जिसमें कान में छेद किया जाता है और उसमें बाली पहनाई जाती है। तो इस प्रकार मोर कभी कान से पकड़कर खरगोश को इतना ऊंचा करता है कि उसके दांत से, पैनी चोंच से उसमें आर पार छेद हो जाता। इसके लिए बोला है कि कर्णवेधन संस्कार हो जाता। पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर नहीं देते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। अर्थात वो उनको दंड भी देता था तो उसका प्रेम भी कम नहीं था। प्राय वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआ छुएल सा खेल भी खेलते रहते, एक दूसरे को छूने का खेल। ऐसे ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। ऐसे ही एक दिन एक सांप कैसे भी करके उस जाली के अंदर पहुंच गया, अर्थात पिंजरे के अंदर
जिसमें सभी जीव जंतु रहते थे, बड़े पिंजरे में, उसमें एक सांप पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। चित्र में आप देख सकते हैं, निकलने का प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उससे चींची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था। यानी कि सांप ने खरगोश के उस छोटे बच्चे को अपने मुंह में दबा लिया, आधे से ज्यादा उसने अपने मुंह में दबा लिया था। किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके, नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख समेटकर सर से झपट्टे से नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। तो देखिए, जब सांप ने खरगोश को अपने मुंह में दबा लिया और खरगोश की आवाज निकल नहीं रही थी, बहुत ही मंद मंद आवाज निकल रही थी। घर के किसी व्यक्ति को वो आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन मोर के जो कान है बिल्कुल चौकन्ना रहता है मोर, और तेज बहुत मंद गति को भी वो सुन लेता है। इस पर तुरंत एक झपट्टे में वहां पहुंच गया। लेकिन उसने सोचा, अगर मैं सांप के फन पर चोंच मारूंगा तो खरगोश भी घायल हो सकता है, क्योंकि खरगोश उस सांप के मुंह में। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया, परंतु निश्चेत सा वही पड़ा रहा, बेहोश हो गया, घायल हो गया। और इस प्रकार उसने सांप से उस खरगोश के बच्चे को बचाया, अर्थात उसने अपने सेनापति होने का धर्म निभाया। शेष भाग हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।